पाकिस्तान की मिलीभगत थी, पाकिस्तान में उन कट्टरपंथियों की मिलीभगत थी जिन्होंने पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क कर दिया और अब उनके निशाने पर बांग्लादेश, और इसीलिए चुना गया बांग्लादेश को। और क्या इसीलिए बांग्लादेश में कब्जे की ये तैयारी हुई? इसके पीछे किस तरह से एक पूरी प्लानिंग की गई, कैसे काम किया गया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश के वो 45 मिनट जिसने सियासी तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इन 45 मिनट की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और इस पटकथा के लेखक थे कट्टरपंथी। ये वही हैं जिन्होंने मुल्क में बढ़ते हिंसा को मौके के तौर पर लिया, जिसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। जिस कट्टरपंथ की वजह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, जिस कट्टरपंथी संगठन के कारण पाकिस्तान में अनाज की जगह आतंकवाद पनप रहा है, उसी राह पर बांग्लादेश भी बढ़ चुका है। और इसका उदाहरण पिछले कुछ महीनों में सामने आया है, जब बांग्लादेश को आरक्षण के विरोध में हिंसा की आग में झोंक दिया गया। जुलाई में शुरू हुई इस हिंसा में नाम सामने आया पाकिस्तान परस्त जमात इस्लामी पार्टी का। खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का समर्थन हासिल था, जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने 1 अगस्त को जमात इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बैन लगाने का फैसला हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाली 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया। इस फैसले के पीछे की वजह आतंक विरोधी कानून के तहत कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप था। और बांग्लादेश की सियासी घटनाक्रम के पीछे इस बैन का गुस्सा भी माना जा रहा है। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है, जो पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक दलों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन लगाया गया था। इससे पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने भी इस पर बैन लगाया था। उसके पीछे की वजह बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने के साथ पाकिस्तान की कब्जे वाली सेनाओं का सहयोग करना था। हालांकि बंगबंधु की हत्या के बाद सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल रहमान ने प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके बाद कट्टरपंथी पार्टी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को कट्टरपंथी पार्टी पर बैन लगा और 4 दिन बाद यानी 5 अगस्त को मुल्क में सियासी उलटफेर हो गया। हालात ये हो गए कि शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। इधर जमाते इस्लामी पार्टी की समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी कट्टरपंथ अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनावी राजनीति में जमाते इस्लामी शाखा सबसे प्रमुख है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे, श्वेता और महिमा भी आपको बांग्लादेश के हर अपडेट बताएंगी। लेकिन एक बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको बता दूं, दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट का असर अब सीमा पर भी दिखने लगा है। सीमा पर चौकियों को छोड़कर भागे हैं बांग्लादेश के जवान, बांग्लादेश के गार्ड चौकियों को छोड़कर भागे हैं। तख्ता पलट का असर बांग्लादेश में सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सीमा पर बनी चौकियां छोड़कर भागे हैं सुरक्षा बल। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान चौकियों से भागे हैं। लोगों के गुस्से, हमले की आशंका से जवान वहां से भाग गए हैं। चौकियों के आसपास स्थानीय लोग मौजूद हैं। महिमा, फिर आपको दिखा रहे सीमा पर जो चौकियां बनी हुई है उसको छोड़कर बीबीजी जवान भागते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर जो भी वहां से सामने आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त वहां पर देखिए सबसे बड़ी बात कि इन 2 को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और सेना वहां पर काबू पाने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ रही है। अभी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो ताज़ी तस्वीर वहां से सामने आई वो ये कि सीमा पर जो चौकियां बनी है बीबीजी जवान उसको छोड़कर भाग गए हैं। और इससे पहले देखिए लगातार ये भी खबर आ रही थी अनामिका सामने कि जेल में कुछ आतंकवादी थे वो भी भाग गए हैं, कुछ कैदी थे 400-500 वो भी भाग गए हैं। कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं।
और इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि भारत में है शेख हसीना। पहले वो हिंडन एयरबेस पहुंची थी और अब दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, ऐसी जानकारी मिल रही है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी हुई है जिसमें बातचीत ये की गई है कि बांग्लादेश को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहेगा। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी तक कोई ऐसा सवाल नहीं किया गया शेख हसीना के भारत में होने को लेकर जिस पर कोई राजनीतिक सवाल उठे या राजनीति की जाए इस मामले पर। और तीसरी तस्वीर पीएम की रेस में है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वो शख्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए काफी काम किया है। मोहम्मद यूनुस जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और क्योंकि वहां के लोग खास तौर पर जो छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, उनकी ये मांग है कि मोहम्मद यूनुस को पीएम बनाया जाए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केवल छात्र नहीं है बल्कि कुछ उग्रवादी लोग हैं जो बांग्लादेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त स्टूडियो से कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हसन तारिक चौधरी वकील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हसन तारिक जी का रुख करूंगी। हसन जी, क्या स्थिति है इस वक्त, जरा मुझे ये बताइए। और मोहम्मद यूनुस को लेकर जो मांग उठ रही है कि उनको पीएम बनाया जाए, उस मांग पर कैसे विचार किया जा रहा, स्थिति कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा? पहले जो स्टूडेंट है, जो एजिटेटिंग जो स्टूडेंट है, उसका जो मांग है उसको समझना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट एंड कॉमन पीपल है वो लोग ने ये जो आंदोलन है इसको बनाया है एंड जो विजय है, विजय को हासिल किया है। सो इसलिए आम जनता और जो स्टूडेंट लीडर्स है, यूनाइटेड स्टूडेंट लीडर्स, जिस लोग का जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो स्टूडेंट का जो मोर्चा बने, उनका जो मांग है वो उसके ऊपर आधारित है सारे जो आंदोलन है। सो ये जो विजय है आंदोलन का और जो डेमोक्रेसी का, इसलिए उनका जो डिमांड, उसका जो मांग है, उसके साथ जो मिलिट्री है उसको एक नेगोशिएशन होना चाहिए, पीसफुल नेगोशिएशन होना चाहिए। उस नेगोशिएशन के बिना इंटरिम गवर्नमेंट बनना मुश्किल लग रहा है। हसन तारिक जी, अभी तक जो सेना की भूमिका रही है, क्या जो स्टूडेंट्स हैं या आप लोग हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं इस वक्त, उससे सेटिस्फाइड हैं जो भूमिका अब तक निभाई है सेना ने? क्योंकि कई सवाल सेना को लेकर भी उठ रहे हैं अलग अलग जगहों पर। अब तक तो हमारा जो पहला कंसर्न है जो आम जनता की सिक्योरिटी, खास तरह की जो हिंदू कम्युनिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनका सिक्योरिटी, आम जनता की जो जान और माल का जो सिक्योरिटी है, उनका जो प्रॉपर्टी का जो सिक्योरिटी है, वो बहुत पहला कंसर्न है। तो उस पर पब्लिक का कुछ खेद है, बहुत खेद है, क्योंकि जो सिक्योरिटी अभी तक स्टेबल नहीं हुआ। पीपल, आम जनता डर में है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो समझ नहीं पाता है। आई एम सॉरी फॉर माई पुअर हिंदी, क्योंकि जो यहाँ पर जो आम जनता है, पहला कंसर्न है उनका सिक्योरिटी, जनता की सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी के बिना कुछ नहीं बनेगा। लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है वो बहुत अभी तक हुआ नहीं। सो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जनता की सिक्योरिटी, माइनॉरिटी का सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा कंसर्न है अगला गवर्नमेंट के लिए। हसन तारिक जी, आप एक वकील हैं, लीगल तौर पर क्या कदम और उठाए जा सकते हैं? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं वहां पर कि प्रधानमंत्री के घर के भीतर, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, इस्तीफा दिया, छोड़ के देश भागी, उसके बाद घर के भीतर लोग घुस गए। तो लीगल तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने लूटपाट को अंजाम दिया है? वहां कहा जा रहा है हिंदू महिलाओं को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कोई स्टेप उठाए जाएंगे कि कम से कम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? पहला बात तो ये लीगल तरफ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन का आधारित पर होगा। सो इसीलिए हमारा जो अभी तक जो लोग राष्ट्रपति है, उनके साथ जो एजिटेटिंग स्टूडेंट लीडर, सिविल सोसाइटी और जो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ बात हुए हैं, कंसल्टेशन हुए हैं। कंसल्टेशन के बाद अब तक जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन